Hello everyone. Today is day 3 of 45 हार्ट चैलेंज और आज हम करेंगे स्टेट्स के बारे में जो कि पार्ट 6 में दिया गया है. वी विल ट्राई टू कवर चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड द हाई कोर्ट्स इन दिस वीडियो. सबसे पहले स्टेट्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें यूनियन के बारे में एक बार फिर से रिवाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पोस्ट दिए गए हैं स्टेट्स में वो ऑलमोस्ट सिमिलर है टू दैट ऑफ द यूनियन. तो स्टेट्स और यूनियन में इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं. तो सबसे पहले रिवाइज़ करेंगे हम कि यूनियन का जो रेंज है वो 52 से ले कर के 151 तक है, और जो स्टेट का रेंज है 152 से ले कर के 238 का रेंज है. ठीक है. तो 50 अगर हम लोग ट्रिक लगाना चाहे तो यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 52 है. ठीक है. तो ये 152 से लेकर के 152 से लेकर के 151 तक है, और ये 152 तक है. मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 का ही अंतर है, और ये 1 को आप यहाँ लगा देंगे तो ये इसका रेंज बन जाएगा. ये सब ट्रिक्स, छोटे मोटे ट्रिक्स को दिमाग में रखने के लिए बनाया जाता है. पार्ट 5 जो है वो बात करता है यूनियन के बारे में, पार्ट 6 जो है बात करता है स्टेट्स के बारे में. ठीक है. अब देखिए, इसका चैप्टर 1 थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ चैप्टर 1 में स्टेट की डेफिनेशन दे दी गई है. यूनियन की ऐसे डेफिनेशन है नहीं, इसलिए यहाँ पे ये चैप्टर नहीं है. तो चैप्टर 1 जो बात करता है आर्टिकल 152 के बारे में, जो कि बात करता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. तो स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आएंगे, तो ये सेम डेफिनेशन है जो हम आर्टिकल 12 में पढ़ते हैं. यही सेम डेफिनेशंस हम आर्टिकल 12 में पढ़ते हैं. यही सेम डेफिनेशन आर्टिकल 36 में पढ़ते हैं, और यही सेम डेफिनेशन हम लोग आर्टिकल 152 में पढ़ते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या बताया गया जो कि आर्टिकल 12 में दिया गया है. तो स्टेट की डेफिनेशन में हमारा पार्लियामेंट आता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स आते हैं, और लोकल अथॉरिटी आती है. हाँ, ये चीज़ नोट डाउन करना है कि ये जो लिस्ट दी गई है यहाँ पे आर्टिकल 12 में इज़ नॉट एग्जॉस्टिव नहीं है. मतलब ये अपने में कंप्लीट नहीं है. वेरियस लॉज के केस लॉज के द्वारा इसको बार बार एनलार्ज करा जाता है बाय आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. मूविंग ऑन. तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया. चैप्टर 1 बात करता है एग्जीक्यूटिव के बारे में, यहाँ बात करता है 152. और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सेम है हमारा ऑलमोस्ट. ये भी एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है 152 से ले करके 153. और यहाँ पे -1 समझिए कर रहे हैं हम, लास्ट डिजिट में -1 कर रहे हैं. ठीक है. पार्लियामेंट में 79 से लेके 123. तो ये अगर बेसिक्स आपको पता है तो पता रहेगा, यहाँ पे पार्लियामेंट का स्टैब्लिशमेंट दिया गया है, और ये ऑर्डिनेंस दिया गया है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई है. तो ऐसे करके आप इसको याद कर पाएंगे. ऑर्डिनेंस की पावर पार्लियामेंट की है ज़रूर, लेकिन इसके लिए अलग से चैप्टर बनाया गया है. इसीलिए यहाँ पे जो होगा रेंज हमारी 122 तक है, और यहाँ पे आर्टिकल 123 है जो कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है. सेम हमारा चैप्टर 2 के सेम में है हमारा चैप्टर 3 जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करता है. और यहाँ पे 213 जो है वो गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात करता है. तो 123 एंड 213 ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है. उसके बाद 124 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट, 214 में दिया गया हाई कोर्ट. चैप्टर 4, चैप्टर 5, राइट. ये चैप्टर जो 5 है यूनियन का, वो बात करता है कैग के बारे में, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. और जो हमारा चैप्टर 6 बात करता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका रेंज है 233 से लेकर के 238 तक. चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस. तो पार्ट 6 है हमारा, जो कि चैप्टर 1 हमारा जनरल के बारे में बात करता है. लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल ये क्वेश्चन को हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे. अगर गवर्नर की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट गवर्नर किसे बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. तो इसका आंसर होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनको गवर्नर बनाया जाता है
जब तक नया गवर्नर अपॉइंट ना किया जाए। ठीक है, अब हम लोग एग्जीक्यूटिव में आ गए। चैप्टर 2 एग्जीक्यूटिव में 153 से लेकर के 167 तक दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। तो ऑप्शन क्या? तो पार्डनिंग पावर के बारे में अगर बात होगी तो हमको 2 सेक्शंस याद करने हैं, आर्टिकल्स याद करने हैं। आर्टिकल 72 जो कि प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 161 जो कि गवर्नर के बारे में बात करता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताता है, ये थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब सवाल को थोड़ा सा घुमा के बताया गया है। तो अगर हम 162 में जाएंगे, आर्टिकल 162 उसका आंसर होगा, तो 162 में जाएंगे तो ये बोला गया है जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, वो एक्सरसाइज की जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेटिव पावर टू मेक लॉ। मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो उनकी जो पावर है वो एक्सटेंड कितने तक करेगी? लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, मतलब लेजिस्लेटर जिस टॉपिक पे काम कर सकते हैं उस पे पावर एग्जीक्यूटिव की भी है। अब हम सवाल पे आते हैं। द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द पावर विद रिस्पेक्ट टू विच लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज़ द पावर। मतलब थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन ये स्टेट एग्जीक्यूटिव को रोकता नहीं है पावर एक्सरसाइज करने के लिए जो कि लेजिस्लेचर के पास है। तो इसका आंसर हमारा होगा 162। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड द प्रपोजल्स ऑफ द लेजिस्लेशन एज द गवर्नर में कॉल अपॉन। इसमें यही बोला जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा गवर्नर को। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? अगर हम जाएंगे, अगर आपको यूनियन का सेक्शन याद है तो अगर हम जाएंगे अंडर आर्टिकल 78, ये बताया गया पीएम की ड्यूटी है इन्फॉर्म करने की प्रेसिडेंट को। सेम चीज़ दिया गया है यहाँ पे, सीएम की ड्यूटी है इन्फॉर्म करने की गवर्नर को। ये कहाँ पे दिया गया है? तो ये दिया गया है 167 में। तो एक तरह से -1 करिए, स्टार्टिंग का जो नंबर है उसको -1 कर दीजिए। देयर ट्रिक भी है, एक ट्रिक होती है लेकिन उस पर 100% रिलायबिलिटी नहीं होती है। आप सेक्शंस को कोशिश करिए एज इट इज़ याद करने की। तो 78 याद हो गया तो उसमें -1 करके, लास्ट डिजिट का -1 करके आप इस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। और बाकी आपने रेंज तो याद कर ली है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वन पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। पहले ये प्रोविजन था कि एक गवर्नर होगा एक स्टेट का, ये कहा गया था आर्टिकल 152 में कि देयर शैल बी अ गवर्नर। 153 में दिया गया था देयर शैल बी अ गवर्नर, और इसमें ये भी चीज़ प्रोवाइड की गई थी। तो इस चीज़ को प्रोवाइड नहीं किया गया था कि एक स्टेट के मतलब एक गवर्नर 2 से ज़्यादा स्टेट के हो सकते हैं कि नहीं हो सकता। तो ये चीज़ ऐड की गई 7th अमेंडमेंट से 1956 में। मूविंग ऑन, नो पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अनलेस ही इज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया। अब ये क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। गवर्नर की क्या क्वालिफिकेशन है? वो सिटीज़न होना चाहिए एक, और दूसरा 35 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। और ये तो सेम प्रेसिडेंट का भी था, 35 ईयर्स होने चाहिए और सिटीज़न होना चाहिए वो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा सही हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है कि गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, दोनों से स्टेटमेंट सही हैं, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है और एक बात कर रहा है कि अपने पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें आंसर की में गलत दिया गया है, मेरे हिसाब से आंसर इसका बी होगा। ये BHU के LLM के इसमें आया था। जो हम क्वेश्चंस डील कर रहे हैं आप देखेंगे यहाँ पे बहुत वैरायटी है। यहाँ पे LLM का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लैट का है, DU LLM का है, छत्तीसगढ़ से सिविल जज का एग्ज़ाम है, BHU LLM का है, ALET का है, बिहार जुडिशल सर्विसेज का है, UP का है, राजस्थान का है, ठीक है, DU का है। तो ये जो क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम है, अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जैसे बिहार APO के एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है,
तो अपने को सब्जेक्ट रेडी करना है, अपने को ये नहीं कि बिहार एपीओ के ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगी मैं या सिविल जज के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, ऐसा नहीं है। आपको पूरे सब्जेक्ट को रेडी करना है और उसी के हिसाब से आगे काम करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। ए असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करते? तो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करने के लिए हमारे हैं गवर्नर साहब। गवर्नर साहब एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट करते हैं? अटॉर्नी को करते हैं प्रेसिडेंट साहब। ठीक है। ये सेम क्वेश्चन इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। फिर ये स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले देखें कि इनकरेक्ट करेक्ट क्या लिखा है, उसके बाद हम लोग आएँ। तो अब इनकरेक्ट हो गया, दिमाग में नेगेटिव चलना चाहिए कि हमको गलत खोजना है। तो पहला है गवर्नर ऑफ द स्टेट, देयर शैल बी गवर्नर इन ईच स्टेट। ठीक है। फिर देयर कैन नॉट बी गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। तो ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया था ये। ठीक है। सेम पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, सही है। जो गवर्नर है वो अपना ऑफिस होल्ड करते ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर किसके ऊपर वेस्ट करती? एग्जीक्यूटिव आया तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? हमारा गवर्नर है। ठीक है। फिर द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, द गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? तो ये करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये थोड़े से बेसिक फैक्ट्स मैं आपको इन जनरल बता देती हूँ ताकि आपके दिमाग में एक इमेज क्लियर रहे। तो जब भी हम बात करेंगे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वर्ड हम जहाँ भी देखेंगे तो हमको 3 चीज़ें यहाँ पे याद आनी चाहिए। पहला है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है, जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है पूरे देश का, उसकी बारे में बात कर रहे हैं। तो 76 में दिया गया है। ये जो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट को अच्छा लगेगा इनको रखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा निकाल देंगे। फिर दूसरा है आर्टिकल 153 जो गवर्नर के बारे में बात करता है। वो भी अपना ऑफिस जो होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये 153 में दिया गया। फिर जो मेंबर है यूनियन सिविल सर्विसेज या डिफेंस सर्विसेज के जो भी मेंबर्स होंगे वो भी अपना पोस्ट होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ें अपने को याद करनी चाहिए जब भी हम प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। मूविंग ऑन। जो प्रेसिडेंट साहब है उनका जो टेन्योर रहेगा 5 ईयर्स का रहेगा, सब्जेक्ट टू मीन्स ये रिस्ट्रिक्ट हो सकता है बाय प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर। ठीक है। फिर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर हिज वारंट एंड सील। ये वर्ड को याद रखना है, मतलब एक तरह से वारंट लगाते हैं, सील लगाते हैं, मीन्स उनकी ये पावर है। फिर जो गवर्नर होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये वर्ड में याद रखेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है स्टेट की वो वेस्ट किस में करेगी? गवर्नर पे करेगी। एग्जीक्यूटिव हेड कौन हुआ स्टेट का? गवर्नर हुआ। फिर गवर्नर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को। ठीक है। ये चीज़ है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टेट लेजिस्लेचर के, मतलब गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है किसके ऊपर? स्टेट लेजिस्लेचर के। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उनको चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअली कलेक्टिवली दोनों तरह से रिस्पॉन्सिबल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिमम एज गवर्नर की क्या है? 35 साल है। और गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। बट एडवाइस कौन सा रहता है? प्राइम मिनिस्टर का एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है अपॉइंटमेंट करते हैं। गवर्नर का री इलेक्शन हो सकता है, जितना चाहे उतना री इलेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है। अब मेजर सेक्शंस को थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं 153 में गवर्नर के बारे में। एक गवर्नर 2 से ज़्यादा स्टेट का हो सकता है। ये कहाँ बताई गई है? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बताई गई है कि गवर्नर जो है वो एक गवर्नर 2 से ज़्यादा स्टेट का हो सकता है। 154 में बात की गई है एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। 155 बात की अपॉइंटमेंट के बारे में। फिर 156 बात की टर्म के बारे में और 157 बात की गई है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ईट लिखेंगे, गवर्नर पहले आएगा, फिर ईट क्यों ईट करना है, ऐसे करके आप याद कर सकते। तो ये सब छोटे मोटे ट्रिक्स रहते हैं।
तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो दिया गया है 154 में, 155 में अपॉइंटमेंट दिया गया है, 156 में टर्म दिया गया है, 157 में क्वालिफिकेशन दी गई है। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो 154 में दी गई। 155 में क्या दिया गया, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। फिर टर्म कितना होगा, 5 साल होगा, 156 में दिया गया। 157 में क्वालिफिकेशन दिया गया 35 ईयर्स प्लस सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। ठीक है, अब ये देखिए इसमें एक तरह से चैप्टर्स मैंने जो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं वही चीज़ें मेंशन्ड है। चैप्टर 1 में जनरल के बारे में बात किया गया, चैप्टर 2 में एग्जीक्यूटिव के बारे में बात किया, चैप्टर 3 में स्टेट रजिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया। उसमें इतने सारे लोग आते हैं, गवर्नर्स आएंगे हमारे आइए यहाँ पे, तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो वेस्ट करेगी, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो बताई गई है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएंगे, गवर्नर आएंगे, एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट के लिए हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट होगा एक से ज़्यादा हो गया, वो कहाँ दिया गया है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में दिया गया है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो गवर्नर पे लाई करेगी। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है कि अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। टर्म इसका क्या होगा, तो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, जनरली 5 ईयर्स होता है। ठीक है, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन मेंबर्स आते हैं, सीएम आएगा, गवर्नर आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगा, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल आएगा। अगर हम लोग यूनियन का देखा जाए, यूनियन में कौन कौन आएंगे, तो पहले पीएम आएंगे, फिर दूसरा प्रेसिडेंट आएंगे, फिर तीसरा हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आएंगे, और फोर्थ में हमारा अटॉर्नी जनरल आएंगे। अब देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर, पहला है हमारा सिटीजन होने चाहिए, 35 साल के होने चाहिए। अब फर्दर क्वालिफिकेशन सरकार या कमीशन ने दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो भी अपॉइंट हो रहा है एज अ गवर्नर वो एमिनेंट होने चाहिए। एमिनेंट माने अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए, किसी भी फील्ड के, एनी फील्ड, आउटसाइड द स्टेट होने चाहिए, मतलब बाहर के इंसान को जनरली गवर्नर बनाया जाता है, उस स्टेट के नहीं होने चाहिए। लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब रिसेंट ईयर में वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, वैसे लोगों को गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, आइए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है डज नॉट अप्लाई, फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर के टर्म के बारे में क्या बात करते हैं, गवर्नर के बारे में क्या सही नहीं है। तो पहला बात करता है गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट, सही है, परफेक्ट। गवर्नर में रिज़ाइन बाय हैंड साइन टू द प्रेसिडेंट, तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं गवर्नर का, राइट डाउन करिए, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे आप भी लिखिए। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा हो रहा है, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा हो रहा है। ठीक है, और गवर्नर रेजिग्नेशन किनको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, और जो टर्म है उनका वो 5 ईयर्स होता है, परफेक्ट। ये वाला मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर क्या है, मिनिमम एज क्या है पोस्ट ऑफ द गवर्नर, 35 ईयर्स। तो ये 32 ईयर्स गलत लिखा है यहाँ पे, तो गलत आंसर, सही आंसर ये होगा। फिर इन इंडिया गवर्नर ऑफ द स्टेट रिटायर्स एट द एज ऑफ, गवर्नर की रिटायरमेंट एज क्या है, तो कोई रिटायरमेंट एज नहीं दी गई है। अब रिटायरमेंट एज के बारे में बोला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या है, हाई कोर्ट की क्या है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या है, राइट डाउन करिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो सुप्रीम कोर्ट की है 65 ईयर्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, हाई कोर्ट की 62 ईयर्स, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 60 ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गवर्नर कैन रिसाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, हिज रेजिग्नेशन इज एड्रेस टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एड्रेस करके अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। द गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बी अपॉइंटेड बाय, द गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं। रेजिग्नेशन कौन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, प्रेसिडेंट को दे रहे हैं। ठीक है, अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन होल्ड्स द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो होल्ड करते हैं अपना पोस्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन गलत, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, पीएम कैन ओनली बी रिमूव बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पीएम को रिमूव करने के लिए अगर वो मेजॉरिटी लूज़ कर जाते हैं इन लोकसभा, देन ही इज़ रिमूव्ड। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस अगर उनके अगेंस्ट आ जाता है तो।
ठीक है, तो ये भी गलत होगा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो ऐसा नहीं है। स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे गवर्नर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पोस्ट है जो कि गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर काम करते हैं। तो पहला है प्लेजर वाला। अगर मैं प्लेजर की बात करती हूँ तो इसमें कौन कौन से पोस्ट आएंगे, चलिए राइट डाउन करिए। पहला है हमारा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कहाँ पे दिया गया, लिखिए। अटॉर्नी जनरल दिया गया 76 में। फिर दूसरा कौन है व्यक्ति जिसको अपना पोस्ट होल्ड करते ड्यूरिंग द प्रेजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो दिया गया गवर्नर। गवर्नर दिया कहाँ गया है बताइए, 163 में। फिर थर्ड है हमारा 310 में। 310 में क्या दिया गया है, मेंबर्स। किसके मेंबर्स होने चाहिए, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज, और दूसरा क्या है, डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू गवर्नर। गवर्नर को ओथ कौन दिलवाते हैं, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का काम है। गवर्नर इज ऑलवेज सपोज टू एक्ट अपॉन द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर इन द मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस। और 74 का 1 और 163 का 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द। तो ये तो गलत है कि एकदम बाउंड नहीं है। जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से एकदम बाउंड नहीं है। और यहाँ पे ऑलवेज शब्द का यूज़ किया गया है कि ऑलवेज सपोज टू एक्ट, तो ये भी गलत है। गवर्नर और प्रेसिडेंट में यही डिफरेंस है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी बातें हैं वो उस पर उतना ज़्यादा बाउंड नहीं है, बट जो सेंटर में है, सेंटर में हमारे जो प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं उनको ज़रूरी है मानना जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहें। ठीक है, इसीलिए 1930 का आंसर होगा हमारा बी। बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं गवर्नर शब्द देखूं और पार्डन शब्द देखूं तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ आना चाहिए, 161। अगर मैं पार्डन शब्द देखूं और मैं प्रेसिडेंट शब्द देखूं तो मेरे को दिमाग में क्या आना चाहिए, आर्टिकल 72। ठीक है, फिर the governor shall have the power to grant pardon to any person convicted of। गवर्नर के पास पावर है पार्डन करने की, कोई भी कन्विक्टेड व्यक्ति है तो वो कौन से किस चीज़ के ऊपर बात करता है, लाइफ डेथ नहीं कर सकते, सेंट्रल लॉ में नहीं कर सकते। सेंटेंस में पार्डन करने की पावर है कि नहीं है ये थोड़ा डाउटफुल है, बट ये एकदम कन्फर्म है कि स्टेट लॉज के अंदर वो कर सकते हैं। The power of the president, power of governor to grant pardon. The power of governor to grant pardon and suspend, remit और commute sentences। ठीक है, तो पार्डन करने की पावर है, सस्पेंड करने की पावर, रेमिट करने की पावर है और कंप्यूट करने की पावर है। गवर्नर के पास पावर है ये सब करने की। ठीक है, फॉर द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी लॉ अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो भी मैटर रहेगा अगर उसमें अलाउड है, यहाँ पे भी दिया गया देखिए, रिलेटिंग टू द स्टेट लॉ, स्टेट लॉ का मैटर रहेगा तो उसमें गवर्नर के पास पावर है पार्डन करने की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्डनिंग पावर के बारे में क्या सही है। गवर्नर कैन पार्डन डेथ सेंटेंस, नो पावर। गवर्नर हैज़ नो पावर इन रिलेशन टू द डेथ सेंटेंस, ये कंसिडर किया जा सकता है। गवर्नर कैन ओनली सस्पेंड और रेमिट डेथ सेंटेंस एंड गवर्नर कैन ओनली सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट डेथ सेंटेंस। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा इसका, 1933 का डी होगा हमारा। ठीक है, डेथ सेंटेंस को सस्पेंड भी कर सकते हैं, रेमिट भी कर सकते हैं, कंप्यूट भी कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, पार्डन। पार्डन मतलब कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। सबसे पहले समझते हैं कि पार्डन, रेमिट, कम्यूट, रेस्पाइड और रिप्राइव का मतलब क्या है। पार्डन का मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस जो है, जो भी पनिशमेंट है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देना, मतलब ख़त्म, पूरा ख़त्म कर देना। अगर देखा जाए तो वो पार्डन होगा, ख़त्म करना। रेमिशन का मतलब ये है कि जो
पनिशमेंट का टाइम पीरियड उसको रिड्यूस कर देना। अगर 5 साल रिग्रेस है तो उसको 2 साल रेगुलेट कर सकते, ये रेमिशन है, ठीक है। फिर कम्यूट करने का मतलब ये सेंटेंस के टाइप को चेंज कर देना, लाइटर पनिशमेंट दे देना। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट था तो उसको सिंपल बना दिए गए, ठीक है। फिर रेस्पाइट का मतलब ये है कि किसी भी स्पेशल सर्कमस्टांस में उसको अवॉर्ड कर रहे हैं हम लोग लेसर पनिशमेंट। जैसे एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, मेंटली अनसाउंड हो गया, अनसाउंड व्यक्ति हो गया, ये सब स्पेशल केसेस है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उसका जो सेंटेंस उसको रिड्यूस करना, उसको बोलते हैं रिस्पाइट। और डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट, इस डिस्पाइट शब्द का मतलब क्या होता है? डिस्पाइट का मतलब होता है इसके अलावा, तो इसके एक तरह से इसके अलावा रिस्पाइट, रिस्पाइट हम लोग कर दे रहे हैं, ये याद करने के लिए है। फिर रिप्राइव का मतलब ये है कि स्टे ऑन एग्जीक्यूशन फॉर सम टाइम रोक के रखे हैं, ठीक है। अब पार्डन का मतलब होता है कम्प्लीटली फॉरगिवन, ये कर सकते हैं प्रेसिडेंट, कम्प्लीटली फॉरगिवन करने की पावर प्रेसिडेंट को है। और ये प्रेसिडेंट चाहे तो डेथ सेंटेंस में भी, डेथ सेंटेंस का मामला रहेगा उसमें भी पार्डन कर सकते डेथ में। फिर रेमिशन का मतलब क्या बताया हमने? रेमिशन का मतलब ये है कि पनिशमेंट को रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग, टाइम पीरियड को रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूशन ऑफ द पनिशमेंट पीरियड। फिर कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन पनिशमेंट टाइप। कम्यूटेशन का मतलब है चेंज इन पनिशमेंट ऑफ टाइप। फिर रिप्राइव का मतलब क्या है? रिप्राइव का मतलब है स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, स्टे लगा दिया गया, ठीक है। अब 72 जो है वो बात करता है कि यूनियन लॉ पे अप्लाई करेगा, कोर्ट मार्शल पे अप्लाई करेगा, डेथ सेंटेंस पे अप्लाई करेगा, ठीक है। अब 161 जो है वो क्या बात करता है कि वो स्टेट पे अप्लाई करेगा, कोर्ट मार्शल में नहीं कर सकता, डेथ सेंटेंस में नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये प्यारा सा चार्ट है, अगर ये समझ जाओगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में किससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर पार्डनिंग पावर के बारे में मैं बात करती हूँ तो आर्टिकल 72 आएगा। 72 में किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास पावर है। आर्टिकल 161 में किसके पास पावर है? गवर्नर के पास पावर है। आर्टिकल 172 में किस लिस्ट के बारे में दिया गया? यूनियन लिस्ट के बारे में दिया गया। अगर इसका मामला होगा तो प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। 161 में क्या दिया गया? स्टेट लिस्ट के बारे में दिया गया है, गवर्नर इस स्टेट लिस्ट में पार्डन कर सकता है, ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कोर्ट मार्शल वाले मामले में भी पार्डन करने की, लेकिन गवर्नर के पास ऐसे कोई पावर नहीं है, कोर्ट मार्शल के मामले में वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ख़त्म। और उसके बाद आप लोग आगे आते हैं तो डेथ सेंटेंस के मामले में क्या क्या है, प्रेसिडेंट के पास क्या है और गवर्नर के पास क्या है। तो डेथ सेंटेंस को गवर्नर सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कंप्यूट कर सकता है। और डेथ सेंटेंस को जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है, रिमिट भी कर सकता है और कम्यूट भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता और यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट हमारा। और एक और चीज़ नोट डाउन करने की है कि जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा बाउंड रहता है एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातों को फॉलो करने के लिए प्रेसिडेंट हमेशा बाउंड रहते हैं, लेकिन जो गवर्नर होते हैं वो बाउंड बिल्कुल नहीं होते, मतलब बिल्कुल नहीं, वो अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन वो एकदम बाउंड नहीं होते, नॉट बाउंड। वेयर एज जो गवर्नर है वो बाउंड होते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बाउंड होते हैं। चलिए अब ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि नई नई चीज़ें हैं, तो सारे वर्ड्स हैं, तो मैं आपके साथ लिख रही हूँ, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, उसके बाद जब मैं बताऊंगी उसको चेक करना है, ठीक है। अगर मैं पार्डन के बारे में बात करती हूँ तो पार्डन में क्या होगा, अगर मैं रिस्पाइट के बारे में बात करती हूँ तो उसमें क्या होगा, ठीक है। अगर मैं रिप्राइव के बारे में बात कर रही हूँ तो उसमें क्या होगा, ठीक है। अगर मैं कम्यूट के बारे में बात करूँ तो उसमें क्या होगा, और अगर मैं रेमिशन के बारे में बात कर रही हूँ तो उसमें क्या होगा। राइट डाउन करिए। पार्डन में नो पनिशमेंट, ख़त्म, पनिशमेंट पूरा ख़त्म। रेस्पाइट में क्या हो रहा है? स्पेशल सर्कमस्टेंसेस से रेस्पाइट, डिस्पाइट उसको प्रॉब्लम है, ऐसा करके आप लोग बोल सकते हैं। रेस्पाइट डिस्पाइट ही हैज़ अ प्रेगनेंसी और ही हैज़ अ मेंटल सिकनेस, ही इज सेंटेंस, ठीक है, इस टाइप का रेस्पाइट डिस्पाइट याद रखेंगे। रिप्राइव का मतलब क्या है? स्टे, एक ही शब्द आना चाहिए, रिप्राइव सोच के स्टे। कम्यूट का मतलब क्या है? टाइप चेंज, पनिशमेंट का टाइप चेंज, रिग्रेस से हम सिंपल कर रहे हैं, या सिंपल से क्या ही करेंगे, रिग्रेस से सिंपल कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रेमिशन का होता है, रेमिशन का मतलब होता है पनिशमेंट रिड्यूस करना, ठीक है। एक एक शब्द याद रखेंगे हम। पार्डन नो पनिशमेंट, रिस्पाइट
डिस्पाइट, सर्कमस्टेंस, स्पेशल सर्कमस्टेंस, रिप्राइव, स्टे, कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है टाइप चेंज, और रेमिशन का मतलब होता है रिड्यूस पीरियड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नीदर द प्रेसिडेंट, अब हम बताना है क्या सेंटेंस गलत है। तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नर में प्रेसिडेंट और नॉट दी गवर्नमेंट एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव फंक्शन इंडिविजुअली और पर्सनली। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर इज एग्जीक्यूटिव एक्शन इन द स्टेट, ये ठीक लग रहा है। द गवर्नर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली और आंसरेबल फॉर एनी पोर्शन ऑफ द एड्रेस दिस जॉइंट सेटिंग। अब जॉइंट सेशन के लिए अगर कुछ भी वो पर्सनली बोलते हैं तो उसके लिए उसको कोई वो नहीं होता। द गवर्नर इज बाउंड टू एक्सरसाइज ऑल हिज पावर एंड फंक्शन ऑन द एडेड एडवाइस, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे यही गलत है, बाकी सब चीज़ें सही है। ठीक है, तो जो भी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट वो एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज नहीं कर सकता, कोई भी पावर इंडिविजुअली या पर्सनली कोई भी चीज़ का एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो गवर्नर के नाम से लिए जाते हैं। गवर्नर को कोई भी चीज़ों के लिए पर्सनली लाइबल नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन गवर्नर बाउंड है, ये चीज़ गलत है। गवर्नर इज़ नॉट बाउंड। ठीक है, नॉट बाउंड ये याद रखना है, बट प्रेसिडेंट इज़ बाउंड। ठीक है, फिर मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इज शैल बी इन द स्टेट। ठीक है, अब चाहे यूनियन हो चाहे स्टेट हो, ठीक है, तो उसमें 15% हम लिमिट रखिए कि 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब इसका रिलेटेड प्रोविज़न देखेंगे तो हमारा 162 बात करता है इसके बारे में। यहाँ पे सीएम का अपॉइंटमेंट हो रहा है। ठीक है, और ये भी बोला जा रहा है कि कोई भी जो मिनिस्टर होता है वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर में वर्क करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट सीएम इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीएम जो हैं वो अपना ऑफिस को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, फिर ये एक बात करता है 1A बात कर रहा है, सब क्लॉज 1A ये बात कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो होते जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे इंक्लूडिंग सीएम वो कितने नहीं होने चाहिए, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब टोटल एमएलए का 50% ऑफ द टोटल एमएलए ऑफ द स्टेट हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, और एक और लिमिट बता दिया गया है कि मिनिमम मिनिस्टर्स कितने होंगे स्टेट में, 12 नंबर हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो मिनिमम हमारा क्या है, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 15% ऑफ एमएलए, तो आंसर इसका होगा ए। अब देखिए छोटा सा मिस्टेक हुआ है हमसे, मिनिमम नंबर बात की गई है। ठीक है, टोटल लिखा रहता तब ये आंसर सही होता। अब क्या होता है एग्ज़ाम का जब प्रेशर होता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो आपको बस याद है कि 15% होता है, आप फर्स्ट देखेंगे फट से मार देंगे, लेकिन यही चीज़ की गलती अपने को नहीं करनी है एग्ज़ाम में। ठीक है, मिनिमम ये चीज़ को रुकना है, सोचना है, उसके बाद पूरा ऑप्शन पढ़ना है। अभी 12 जब मैं अगर आती 12 नीचे आती तो मेरे को याद आता कि हाँ 12 भी तो दिया गया, तो मिनिमम 12 है और टोटल 15% है। 15% से ज़्यादा नहीं हो चाहिए, नॉट मोर देन 15%, नॉट लेस देन 12%। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो नॉट एक्सीडिंग 15%, मैक्सिमम कितना है 15%, मिनिमम कितना है 12 मेंबर। ये चीज़ याद रखनी है, यह चीज़ आप डायरेक्ट में नोट डाउन कर लीजिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो अगर इसमें देखा जाए तो मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, तो लिखिए मैक्सिमम कितना है 15% ऑफ एमएलए और मिनिमम क्या है 12 मेंबर्स। ये चीज़ याद होनी चाहिए, ऐसे ही आप अपने बेयर एक्ट में लिख लीजिए। द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय, चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करने का ठेका किसने लिया है, तो प्रेसिडेंट गवर्नर के पास है। ठीक है, और प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट करते हैं, पीएम को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट कहाँ दिया गया है, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है, लेकिन स्टिल वी विल ट्राई टू अटेंड इट। तो इसका आंसर होगा 264 से लेके 293 दिया गया है
फाइनेंशियल रिलेशनशिप के बारे में। फिर आर्टिकल 164, मिनिस्टर इन द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड नॉन लेजिस्लेचर। जो गवर्नर है और नॉन लेजिस्लेचर, चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। आर्टिकल 164 क्या बात करते हैं? मिनिस्टर इन द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द नॉन लेजिस्लेचर मे बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर। ठीक है, 164 में बोलता है कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को और नॉन लेजिस्लेचर को भी अपॉइंट किया जा सकता है एज मिनिस्टर्स। ठीक है, अब इसका द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट एनी इंडिविजुअल हु इज़ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर कैन रेपिटेडली अपॉइंट किया जाता है। रीड करिए इसको। अब ये क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपको पता रहना चाहिए, ये जो है यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तभी वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक केस आया था SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जो कि 2001 में आया था। ठीक है, अब इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि जो रूल है कि कोई भी नॉन मिनिस्टर है, ये रूल आपको बता देती हूँ, कोई भी नॉन मिनिस्टर है वो MLA बन सकते हैं। ठीक है, MLA बन गए, लेकिन 6 मंथ के अंदर उनको एक सीट मतलब लेनी पड़ेगी। ठीक है, 6 मंथ तक अपना कोई कहीं से इलेक्ट होके आ जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर उसको सीट छोड़नी पड़ेगी। तो ये बोला गया कि प्रोविजन बीइंग इन द नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन नॉन लेजिस्लेचर कैन नॉट रिपीटेडली अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर। मतलब ये जो दिया गया है 6 मंथ वाला, वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए दिया गया। उसको नॉर्म बना करके बार बार नॉन लेजिस्लेटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं मिनिस्टर की तरह। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड की थी इन द केस ऑफ SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये बात करें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते साथ हमको याद आना चाहिए 75 का 3। ये क्या बात करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के लिए। मतलब लोकसभा में उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, मतलब उनको मेजॉरिटी अपना रखना पड़ेगा लोकसभा में। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट को। तो ये इसका आंसर क्या होगा? 164। इसमें -1 करना है, ये चीज़ हम लोग को याद रखना है, -1 और इधर से +1। ठीक है, फिर हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। किसके पास पावर है? किसके पास पावर है कि ये स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो आंसर है एडवोकेट जनरल। सेम पावर हमको दी गई थी इन द केस ऑफ अटॉर्नी जनरल। ठीक है, आप कमेंट में आप लिखिए कि इसका कौन सा सेक्शन आर्टिकल है जो कि बात करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो जो एजी है वो किसी भी प्रोसीडिंग में बैठ सकते हैं, एजी को अलाउड है। ठीक है, आर्टिकल 88 में दिया है ये चीज़ कि एजी के पास पावर है, अटॉर्नी जनरल के पास पावर है, वो कोई भी प्रोसीडिंग में बैठ सकते हैं। यही सेम पावर हमको एडवोकेट जनरल को दी गई है। अ पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विदाउट बीइंग अ मेंबर। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो कि स्टेट काउंसिल मेंबर बन सकता है स्टेट काउंसिल का, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बने बिना स्टेट काउंसिल का मेंबर बन सकता है। तब मैक्सिमम पीरियड क्या है इसका? 6 मंथ दिया गया है। ठीक है, फिर 166 के क्लॉज 3 में दिया गया है द गवर्नर शैल मेक रूल्स के मेकिंग पावर के बारे में दी गई है 166 में। 166 में क्या दिया गया है कि गवर्नर के पास पावर है। अब 166 को अगर हम देखेंगे तो ये बात करता है गवर्नमेंट बिजनेस की, बिजनेस कैसे करेगी सरकार, इसके बारे में बात करता है। तो आप देखते हैं इसका जो ऑप्शंस है वो क्या है। तो हमारा आंसर होगा सी, रूल फॉर मोस्ट कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो ये याद करना पड़ेगा। देखिए सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया ना। अब यहाँ पे हम लोग को सेक्शंस याद होते तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाता। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स नो प्रोसीजर फॉर द रिमूवल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं की गई है। किन के बारे में बात नहीं की गई है? तो हमारा आंसर होगा गवर्नर के बारे में बात नहीं गई है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात की गई है, लेकिन गवर्नर के बारे में कोई बात नहीं की गई है। अब ये सेक्शंस क्या क्या है इसके रेलेवेंट, अब देखिए। तो आर्टिकल 67 जो है वो बात करता है वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिमूवल के बारे में 124 का 4 बात करता है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात करता है 217 का 1 और B। ठीक है, तो ये है इसके रिलेवेंट प्रोविजन।
और यहाँ पे बस सीधा रेफ़र कर दिया गया कि जो सेम होगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वही सेम होगा हाई कोर्ट के जजेस का। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँगी क्वालिफिकेशन की तो क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन एसेंशियल नॉट एसेंशियल, कौन सी क्वालिफिकेशन एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल पहले खोजूंगी, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, ठीक है, मस्ट बी कम्प्लीटेड 35 ईयर, ठीक है। उसके बाद ये क्वालिफिकेशन जो है कि वो इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना चाहिए। अब देखिए 159 में दिया गया क्वालिफिकेशन के बारे में, गवर्नर के क्वालिफिकेशन के बारे में दो चीज़ें बात करता है, पहला सिटीज़न होना चाहिए, दूसरा बात करता है 35 साल होने चाहिए। ठीक है, अब कंडीशन के बारे में दिया गया, कंडीशन जो है वो इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता चाहिए कि उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे भी दिया गया है कि अगर एक गवर्नर जो है वो 2 से ज़्यादा का काम करते हैं तो उसके बारे में जो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करे वो रहेगा, और जो एनरोलमेंट और अलाउंसेस गवर्नर को दिए गए हैं वो डिसमिस नहीं कर सकते जब तक उनका टेन्योर चल रहा है। चलिए, तो हमारे हो गए, ये है कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है, सिटीज़न होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, कहीं का भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कहीं का भी मेंबर नहीं होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर नॉट करेक्ट, ये भी सवाल है नॉट करेक्ट का, पढ़िए क्वेश्चन को। तो ये वाला जो बात करता है कि स्टेट जो गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो फंक्शन करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर जो कि स्टेट का एक्सटेंड करते हैं वहाँ तक करेंगे, और वो कोई भी ऐसा पावर एक्सटेंड यूज़ नहीं कर सकते जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में हो, अनलेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसेंट दे देगी तब कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैटर में एक्सटेंड नहीं करती। ये चीज़ दिया गया है 162 में, और ये 162 के प्रोवाइसो में दिया गया है, और फिर तो क्रेडिट भी सही है, तो ये गलत है, हमारा सी आंसर गलत है। 45 का 1945 का आंसर क्या होगा, 1945 का आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशंस क्या है, एडवोकेट जनरल जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ हाई कोर्ट, क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट की जज की तरह होनी चाहिए। ठीक है, फिर होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के प्लेजर के ड्यूरिंग काम करते हैं, ये कहाँ दिया गया है 165 में दिया गया है। अपॉइंट कौन करता है इनको, गवर्नर अपॉइंट करता है। ड्यूटी क्या है इसकी, इनकी ड्यूटी है कि जितने भी लीगल कैरेक्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो असाइन करे गवर्नर, और यहाँ पर डिफेंड करने का काम है स्टेट को रिप्रेजेंट करने का या डिफेंड या रिप्रेजेंट करने का काम है एडवोकेट जनरल का। अब ये वाला क्वेश्चन को करने के लिए हमको नॉलेज होनी चाहिए कि एडवोकेट जनरल की क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो वो क्वालिफ़िकेशन है हाई कोर्ट जज की। हाई कोर्ट जज जो भी होंगे वो क्वालिफाई करते हैं टू बिकम एन एडवोकेट जनरल। अब हाई कोर्ट जज की क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो सिटीजन होने चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज जुडिशियल ऑफिसर, या फिर हमारा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। अब यहाँ पे 66 ईयर्स है, इसका उतना तो मतलब तुक नहीं बन रहा है, इट इज़ नॉट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट इनफ। एडवोकेट हु इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड, हो सकता है उनके पास में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बट वो स्टेट में प्रैक्टिस नहीं करे तो अलाउड नहीं है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोई भी एडवोकेट जिसका 7 साल का एक्सपीरियंस है वो बन सकते हैं कि, तो बोले नहीं, यहाँ पे दिया गया कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन ये है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये वाला आंसर, ये एडवोकेट जो है जो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस ले चुके हैं वो एडवोकेट जनरल नहीं बन सकते। चलिए आइए अब हम करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की क्वेश्चंस, उसके बाद हम जाएंगे हाई कोर्ट्स के ऊपर, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, इसमें भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं, और फिर हम हाई कोर्ट्स के ऊपर जाएंगे। अब ये हाई कोर्ट का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 214 से लेकर के 232 तक दिया गया हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगर कोई सवाल होता है एज टू द एज ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, तो उसको डिसाइड कौन करेंगे, बाय प्रेसिडेंट ऑन कंसल्टेशन ऑफ CJI, बाय प्रेसिडेंट ऑन कंसल्टेशन ऑफ द CJ ऑफ द हाई कोर्ट, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग कोलिजियम ऑफ हाई कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जज, or by the President of India after consulting the Collegium of Supreme Court consisting the Chief Justice of India and 2 senior most judge।
तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट प्लस हमारे CJI आएंगे क्या, या प्रेसिडेंट प्लस CJI ऑफ HC होंगे क्या, या प्रेसिडेंट प्लस कॉलेजियम ऑफ हाई कोर्ट होगा क्या, या प्रेसिडेंट प्लस कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा क्या। तो आंसर इसका लगाएंगे हम। यहाँ पे कॉलेजियम का कोई भी रोल नहीं है, कॉलेजियम हमारा हट जाएगा, दोनों कॉलेजियम हट गए, हाई कोर्ट भी हट गए। यहाँ पे आंसर होगा ए, प्रेसिडेंट और CJI मिल के डिसाइड करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ दिस CJ डिसाइड करेंगे कि एज के बारे में अगर जज की डाउट है तो उसको डिसाइड करने का काम इनका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तो हमारा पार्ट 12 का पार्ट है, लेकिन इसको भी आंसर करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। ये कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है हमारा 299 में दिया गया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। चलिए फिर आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट CJ ऑफ द हाई कोर्ट। CJ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर कहाँ पे दिया गया, मतलब कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट की वो बनाए जाएंगे। तो ये हमारा है अपॉइंटमेंट 217 में। तो इसका आंसर है 223 में दिया गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बात की गई तो 223 में दिया गया है ये। चलिए ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब बाकी का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाई कोर्ट बचा है हमारा, ठीक है, और हमारा बचा है स्टेट लेजिस्लेचर बचा है और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर बचा है, और सबऑर्डिनेट कोड भी बचा है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 6 है हमारा, पार्ट 6 है, उसका ये सब पोर्शन बचा है। आज हमने पूरा एग्जीक्यूटिव कवर कर दिया है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।